1799 में मैसूर किले के बाहर टीपू सुल्तान की लाश पड़ी हुई थी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजी फौज उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि टीपू सुल्तान जिंदा हो। वही टीपू सुल्तान जिसकी दहाड़ से ब्रिटेन का तख्त हिल जाया करता था, वही टीपू सुल्तान जिसकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज ऑफिसर ने कहा था, मैं हिंदुस्तान पर खड़ा हूँ, आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले अकेले मुसलमान नहीं थे, बल्कि इस देश के लाखों करोड़ों मुसलमानों ने देश की अस्मिता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ये कहानी भारत के उन 5 मुस्लिम आंदोलनों की है जिनके बगैर भारत की आजादी का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो कहानी की शुरुआत होती है शेर मैसूर टीपू सुल्तान के ईस्ट इंडिया विरोधी आंदोलन से। इस आंदोलन की शुरुआत की थी टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने। 1760 के दशक में अंग्रेज बड़ी तेजी से भारत में अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे थे। बड़े बड़े शहर, यहाँ तक कि मुगल एम्पायर के खजाने की चाबी भी अंग्रेजों के हाथों में आ चुकी थी। सिर्फ मैसूर ही अकेला राज्य था जहाँ पर अंग्रेज घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। हैदर अली अंग्रेजों के मंसूबों को समझते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज व्यापार के रास्ते से भारत की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। हैदर अली पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उनकी बहादुरी के किस्से इतने मशहूर थे कि अमेरिका ने उस वक्त अंग्रेजों को डराने के लिए अपने एक जहाज का नाम ही हैदर अली रख लिया था। 1767 में जब हैदर अली अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए, तो मैसूर की सत्ता टीपू सुल्तान के हाथ में आई, जिन्होंने अंग्रेजों की औकात मिट्टी में मिला दी। उन्होंने अंग्रेजों को 4 बार शिकस्त दी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना का गठन किया, जिसे आज भी भारत की सबसे पहली जल सेना कहा जाता है। जिस वक्त दुनिया तलवारों से जंग करती थी, उस वक्त टीपू ने अंग्रेजों पर रॉकेट बरसा दिए थे। डॉक्टर एपीजे कलाम अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि मैसूर में जन्मे टीपू सुल्तान रॉकेट का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे। टीपू सुल्तान के रहते अंग्रेज कभी भारत पर कब्जा नहीं कर पाए। कहा जाता है कि अगर टीपू के साथ उनके वजीर मीर सादिक ने गद्दारी न की होती, तो भारत कभी गुलाम न होता। टीपू सुल्तान के बाद अगले 50 सालों तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो मुत्तहिद होकर अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। मुगल बादशाहत बस नाम की थी, असल हुक्मरानी तो अंग्रेज कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत विरोध की ताकत बाकी बची थी, वो हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं में थी। 1803 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तब एक मुसलमान शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने ही फतवा दिया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है। ये फतवा ही भारत के सबसे बड़े आंदोलन 1857 के महान विद्रोह की नींव बना। 1857 के आंदोलन में सबसे बड़ा किरदार मुसलमानों का था। डब्ल्यू हंटर अपनी बुक द इंडियन मुसलमान्स में लिखता है कि ये विद्रोह कट्टरपंथी मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों ने अंग्रेजों द्वारा बनाई जा रही रणनीति को भांप लिया था। अंग्रेजों का मानना था कि ये आंदोलन मुसलमानों ने इसलिए खड़ा किया क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे सत्ता छीनी थी और मुसलमान फिर से अपनी सत्ता वापस पाना चाहते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहे थे। ये भारत की आजादी का पहला संग्राम था। हिंदुओं और मुसलमानों ने बहादुर शाह जफर की अगुवाई में पूरे देश में बगावत कर दी थी। ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था कि मुसलमानों ने उनकी नाक के नीचे वक्त का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इस आंदोलन को खड़ा करने में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, बेगम हजरत महल, राजा महमूदाबाद, मराठा पेशवा नाना साहब और उनके वजीर मौलवी अजीमुल्ला खान, मौलाना फजले हक खैराबादी, रोहिल्ला सरदार जरनल बख्त, वाजिद अली शाह के वजीर अली नकी खान का बड़ा किरदार रहा। प्लान के मुताबिक ये बगावत एक साथ एक वक्त पर होनी थी, लेकिन समय से पहले ही बगावत हो जाने की वजह से अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। मुजफ्फरनगर से लेकर शामली, आगरा, अलीगढ़, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ, बाराबंकी, कानपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद और लखनऊ में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर अपनी फौज और सेना जमीन पर उतार दी। विद्रोह की हर आवाज को कुचल दिया गया। लाखों मुसलमान कत्ल कर दिए गए। बगावत के जुर्म में बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें देशद्रोही साबित कर रंगून भेज दिया गया। अंग्रेजों ने चुन चुन कर बहादुर शाह जफर के बेटों का कत्ल किया ताकि कहीं उनमें से कोई फिर से सत्ता का दावेदार न बन जाए।
1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी सजा मुसलमानों को दी गई। दिल्ली से मेरठ तक कोई पेड़ नहीं था जहां पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हों। हालात ऐसे थे कि देश में मुसलमानों की पहचान पर ही संकट आ गया था। पूरे दिल्ली में एक भी आलिम नहीं बचा था जो वजू और नमाज के फराइज बता सके। यही वो दौर था जब 1866 में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की गई ताकि इस्लामी तहजीब को बचाया जा सके। दारुल उलूम देवबंद ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी खामोशी से आंदोलन शुरू किए। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत इसी मदरसे के उलमाओं ने की थी। इस मदरसे से निकले शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रेशमी रुमाल आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने 1913 में तुर्की, जर्मनी, अफगानिस्तान के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई थी। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी इस रेशमी रुमाल आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे। इस आंदोलन के लोग रेशमी रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर उसे लोगों तक पहुंचाते थे। यही वजह है कि इस आंदोलन को नाम दिया गया था रेशमी रुमाल आंदोलन का। रेशमी रुमाल तहरीक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। इस आंदोलन से जुड़े मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी महेंद्र प्रताप सरकार में देश के पहले गृह मंत्री थे। इस आंदोलन के बानी रहे मौलाना महमूदुल हसन ने ही गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। 1917 में जब अंग्रेजों को इस आंदोलन का पता चला तो उन्होंने महमूदुल हसन को गिरफ्तार कर माल्टा भेज दिया, जहां वो सालों तक काला पानी की सजाएं झेलते रहे। 1920 में महमूदुल हसन जब माल्टा की जेल से बाहर आए तब तक भारत के मुसलमान एक नए आंदोलन की तैयारी कर चुके थे। तुर्की की खिलाफत और भारत की आजादी के लिए मुसलमान सड़कों पर थे और ये आंदोलन भारत की तारीख बदलने वाला था। ये देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मौलाना अब्दुल बारी मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन ने भारत को नया विजन और आजादी की नई सोच दी। खिलाफत आंदोलन के दौरान पहली बार हिंदू और मुसलमान बड़े पैमाने पर देश की आजादी के लिए एक साथ आए। ये वही आंदोलन था जिससे गांधी को पूरे भारत में पहचान मिली। महमूदुल हसन जब माल्टा की जेल से वापस आए तो उन्होंने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। इस आंदोलन के दौरान ही मौलाना हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का वो कालजयी नारा दिया जिसने भारत की रगों में आजादी दौड़ा दी। मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुस्तान की आजादी का आंदोलन बना दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी सामान के बहिष्कार की रणनीति बनाई जिससे असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। महमूदुल हसन ने फतवा दिया कि अंग्रेजों की नौकरी हराम है, तो पूरे देश के मुसलमानों ने अंग्रेजी सामान और उनकी नौकरियों का बहिष्कार कर दिया। 1924 के बाद भारत में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदले। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने हर शख्स में आजादी की रूह फूंक दी। आजादी के इस संघर्ष में एक नाम और था, खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिनके आंदोलन खुदाई खिदमतगार ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत की और पख्तून इलाके में अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया। यही वजह है कि उन्हें लोगों ने सीमांत गांधी का नाम दिया था। अंग्रेजों का विरोध करने की वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान कई सालों तक जेलों में रहे। अंग्रेजी सरकार में उनका इतना खौफ था कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए गए थे। 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए तो खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन खुदाई खिदमतगार ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आजादी के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए न जाने कितने खिलाफत और रेशमी रुमाल आंदोलन खड़े कर दिए। ये इतिहास और ये दस्तावेज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमानों ने भारत के लिए किया क्या है। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने खुद अपना इतिहास भुला दिया। हमें याद रखना चाहिए कि जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। इस वीडियो को अपने जानने वालों और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि मुसलमानों के इतिहास को फिर से जिंदा किया जा सके। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।